सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10वीं में आज हम लोग पढ़ेंगे गद्य खंड से अध्याय 1 बड़े भाई साहब, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक व्यंग्यात्मक कटाक्ष वाली आज की शिक्षा प्रणाली पर कटाक्ष की गई कहानी है। तो ये तो काफ़ी लंबा कहानी है। इस कहानी को पढ़ेंगे हम लोग। पढ़ने के पहले हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जानेंगे कि उनका जन्म कब हुआ था, उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे हुई, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन से थी और उनकी मृत्यु कब हुई। तो पहले हम लेखक परिचय जानेंगे कि मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म बनारस के लम्ही गाँव में 31 जुलाई 1880 को हुआ। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। उन्होंने उर्दू में गुलाब राय तथा हिंदी में प्रेमचंद नाम से लेखन कार्य किया। उर्दू में प्रकाशित उनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन था, जिसे अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। उन्होंने स्कूल मास्टर, इंस्पेक्टर और मैनेजरी की नौकरी करने के बाद उसके अतिरिक्त हंस और माधुरी जैसे प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी किया। अपने जीवन का कुछ समय उन्होंने फिल्म नगरी बम्बई में भी बिताया, किंतु वह अधिक समय तक वहां नहीं रहे। हालांकि उनकी कई रचनाओं पर यादगार फिल्में बनी हैं। प्रेमचंद को उनके रचना साहित्य के कारण कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। उनकी सभी कहानियाँ मानसरोवर खंड 8 में संकलित हैं। उनके प्रमुख उपन्यास गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र जो अपूर्ण है। 8 अक्टूबर 1936 में उनका देहांत हो गया था। ये तो मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में है। अब हम कहानी को पढ़ने के पहले कहानी के सार को जानेंगे, कहानी के सारांश को जानेंगे, क्योंकि आप अगर कहानी के पूरे सारांश को जान लेंगे तो कहानी के बारे में जानना आपके लिए ज़्यादा कठिन नहीं होगा। तो पहले आप कहानी के सारांश को जानेंगे कि कहानी में क्या होता है। कहानी के सारांश को अगर जानेंगे तो आपको कहानी आसान लगेगा। तो हम पहले कहानी की सारांश को जानेंगे। तो देखिए कहानी में क्या होता है। बड़े भाई साहब मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार आयु में बड़े भाई को अपने बड़े होने की चाह परेशान किए रखती है। उसमें बड़े होने के योग्य गुण चाहे बिल्कुल ना हो, फिर भी वह किस प्रकार बड़प्पन के रास्ते निकाल लेता है। कहानी का सार पर ध्यान देंगे जो इस प्रकार से है। बड़े भाई साहब का परिचय जानेंगे कि बड़े भाई साहब कौन थे। लेखक का बड़ा भाई 14 वर्ष का था और लेखक 9 वर्ष का। बड़ा भाई 2 साल फेल हो चुका था, इसलिए वह अब लेखक से केवल 3 दर्जे यानी 3 कक्षे आगे था। वह पढ़ाई में चाहे कैसा भी हो, लेकिन बड़ा होने के नाते लेखक से डांट डपट करना और उस पर निगरानी रखना अपना परम धर्म समझता था। लेखक देखता था कि उसका बड़ा भाई अक्सर किताब खोले बैठा रहता था, परंतु उसका दिमाग कहीं और होता था। वह अपनी कॉपियों और किताबों पर चिड़ियों, कुत्तों की तस्वीरें बनाता रहता था या एक ही नाम कई बार लिखता रहता था। इन बेतुकी बातों का कोई अर्थ नहीं होता। नहीं, लेखक बड़े भाई से इनका अर्थ पूछने की हिम्मत रखता था, क्योंकि लेखक बड़े भाई से काफ़ी डरते थे। अब देखेंगे किस तरह से बड़े भाई की नसीहतें हैं, किस तरह वह लेखक को नसीहत दिया करता था। लेखक का मन पढ़ाई में बहुत कम लगता था, इसलिए वह मौका पाते ही हॉस्टल से निकल कर मैदान में आ जाता था और खूब खेलता था। कभी दोस्तों से गप्पे, कभी झूलने का मज़ा। परंतु कमरे में पहुंचते ही बड़े भाई पूछते थे कहाँ थे। उनका रुद्र रूप देखकर लेखक कांप जाता था। वह मौन धारण कर लेता था। इस पर बड़ा भाई स्नेह और रोष भरा उपदेश दिया करता था। अंग्रेजी पढ़ना हंसी खेल नहीं, मैं रात दिन आंखें फोड़ता हूँ तब जाकर यह विद्या आती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख पाते। मुझे देखो, मैं कोई खेल तमाशा नहीं देखता, फिर भी एक क्लास में 2-3 साल लगते हैं। तुम यूं ही खेलते रहे तो उम्र बीत जाएंगी। इससे तो अच्छा है कि घर चले जाओ।
दादा की मेहनत की कमाई यो बर्बाद न करो। लेखक के बड़े भाई बार बार ये नसीहत दिया करते थे। अब देखेंगे कि लेखक के भाई के नसीहत पर लेखक किस तरह से टाइम टेबल झट से बना डालते हैं। भाई साहब की कड़ी बातें सुनकर लेखक खूब रोता पछता था। भाई ऐसी ऐसी चुभती बातें कहता कि लेखक का कलेजा कांप जाता। वह निराश हो जाता, परंतु कुछ देर बाद फिर से हिम्मत लौट आती। वह पढ़ाई में जी लगाने का इरादा करता। वह नए सिरे से टाइम टेबल बनाता, रोज़ की दिनचर्या बनाता। उसमें खेलने का समय बिल्कुल भी नहीं रहता, परंतु पहले ही दिन से उस टाइम टेबल की अनदेखी उपेक्षा शुरू हो जाती। मैदान की खुली हवा, फुटबॉल और वॉलीबॉल देखते ही वह फिर से मैदान की तरफ दौड़ पड़ता। परिणाम स्वरूप उसे फिर से भाई साहब की नसीहतें और झिड़कियाँ सुननी पड़ती। उसके लिए भाई साहब का सामना होना नंगी तलवार जैसा प्रतीत होता था, परंतु वह क्या करे, उससे खेलों का तिरस्कार नहीं हो पाता था। अब देखेंगे कि किस प्रकार से बड़े भाई साहब इतना मेहनत करने के बाद भी फेल हो जाते हैं। तो वार्षिक परीक्षा हुई, भाई साहब फिर से फेल हो गए। लेखक अपनी कक्षा में प्रथम आया। लेखक के मन में आया कि बड़े भाई को खूब सुनाए, पूछे कि तुमने पढ़ लिख कर क्या कमा लिया, परंतु मुंह से शब्द न निकला। हाँ, अब वह बड़े अधिकार से खेलने जाने लगा। बड़े भाई ने भी लेखक की निडरता भांप ली। आखिर एक दिन उसके संयम का बांध टूट ही पड़ा, क्योंकि लेखक बड़ा ही बेधड़क अब खेलने लगा था। लेखक सुबह से दोपहर तक गुल्ली डंडा खेलकर भोजन के लिए आया। बड़े भाई साहब ने उसे आड़े हाथों लिया। उसने कहा, देख रहा हूँ इस साल कक्षा में प्रथम आ गए हो, तुम्हें घमंड हो गया है, परंतु घमंड तो रावण का भी नहीं रहा है। जानते हो, रावण चक्रवर्ती राजा था। आज के अंग्रेज भी चक्रवर्ती नहीं हैं। आज के जो अंग्रेज हैं वे चक्रवर्ती नहीं है। रावण को सभी राजा कहते थे, मगर फिर भी उसका घमंड टूटा। शैतान हो या साहे रूप, सबका अहंकार नष्ट हुआ था। तुमने एक दर्जा क्या पास कर लिया, तुम्हें तो घमंड ही हो गया है। यह पास होना भी अंधे के हाथ बटेर लगना है। तरह तरह की उपहास देते हुए, मुहावरे का प्रयोग करते हुए उसे बड़े भाई साहब उन्हें डांटते फटकारते हैं। कहते हैं, परंतु यह बटेर बार बार हाथ नहीं लगती। कहते हैं, परंतु तुम्हें बिना मेहनत किए हुए जो फल प्राप्त हो गया तो ऐसा बार बार नहीं होगा। अब देखेंगे कि किस तरह से बड़े भाई साहब पाठ्यक्रम की मुश्किलों को गिनवाते हैं। भाई साहब बोले, मेरे फेल होने पर न जाओ। मेरी कक्षा में पहुंचोगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, जिसमें 8 हेनरी हुए हैं, दर्जनों जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कोरियो चार्ल्स। इन सब के किस्से याद रखते रखते चक्कर आने लगते हैं। ज्योमेट्री बनाने वाले तो व्यर्थ में छात्रों का खून पीते हैं। बताओ, अवजह की जगह अजब लिख दिया तो क्या हुआ, परंतु नहीं, इसी रटंत का नाम है शिक्षा। अब रेखा पर लंबा गिराने का छात्रों से क्या वास्ता, परंतु परीक्षा पास करने के लिए यह सब खुरापात करनी ही पड़ती है। इस तरह की बातें कहकर लेखक को बड़े भाई साहब समझाते हैं। अब बताइए, समय की पाबंदी पर 4 पन्नों का निबंध लिखने को कहा जाता है। बड़े भाई साहब कहते हैं, पूछो यह हिमाकत है कि नहीं। जो बात एक ही वाक्य में कही जा सकती है, उस पर इतने पन्ने क्यों खराब करें। बड़े भाई साहब कहते हैं, अगर पाबंदी पर लिखना है निबंध तो इतने पन्ने क्यों लिखें, हम एक ही पन्ना में इसको लिख सकते हैं। यह छात्रों पर सरासर अत्याचार है। बड़े भाई साहब कहते हैं, अभी तो यह निबंध संक्षेप में है, वरना शायद 100-200 पन्नों में लिखवाते। इन अध्यापकों को जरा भी तमीज नहीं है। और लाला, मेरे दर्जे में आओगे तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। लेखक के बड़े भाई साहब कहते हैं कि जब तुम मेरी कक्षा में आओगे तब तुम्हें समझ में आएगा बाबू। मैं लाख फेल हो गया हूँ, परंतु अनुभव में तुमसे बड़ा हूँ। भाई साहब के ये तिरस्कार वचन सुनकर लेखक को भोजन बहुत बेस्वाद लगा। वह ऊंचे दर्जे की पढ़ाई का भयंकर चित्र सुनकर भयभीत हो उठा, परंतु फिर भी उसकी रुचि पुस्तकों की ओर न बन सकी। अब वह चोरी चोरी खेलने जाने लगा। अब देखेंगे कि अगले साल फिर पढ़ाई होता है तो क्या होता है, परीक्षा होने पर क्या होता है। अगले साल बड़े भाई फिर फेल।
अगले साल बड़ा भाई फिर फेल हो गया, जबकि लेखक दर्जे में अव्वल आया। बड़े भाई ने इस बार दिन रात मेहनत की थी, एक एक शब्द चाट गया था, फिर भी फेल हो गया। परिणाम सुनकर वह रो पड़ा, लेखक भी रो पड़ा। उसे भाई पर दया आने लगी। अब दोनों में बस एक ही कक्षा का अंतर रह गया था। लेखक के मन में विचार आया कि कहीं बड़ा भाई अगले साल भी फेल हो गया तो दोनों एक ही दर्जे में हो जाएंगे, फिर यह कहाँ से मेरी फजीहत करेगा। लेखक सोचते हैं। फेल होने के बाद बड़ा भाई नरम पड़ गया। उसे समझ आ गया कि अब उसका लेखक को डांटने का अधिकार नहीं रहा। लेखक की स्वच्छंदता बढ़ने लगी। अब उसे कनकौवे उड़ाने का शौक लग गया। वह पूरा दिन पतंगबाजी के खेल में लगाने लगा। हाँ, वह यह बराबर ध्यान रखता था कि कहीं उसका भाई उसे देख न ले। वह उनका अदब और सम्मान पूरा बनाए रखता था। अब देखेंगे किस तरह से पतंग लूटते हुए पकड़े जाने पर क्या होता है। एक संध्या को लेखक हॉस्टल से दूर कनकौवा लूटने दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थीं। बालकों की सेना झाड़ूदार बांस और लग्गी उठाए हुए बेतहाशा दौड़ी जा रही थी। सहसा बड़े भाई ने लेखक को देख लिया। उसने लेखक का हाथ पकड़ लिया। बोले, इन बाजारी लड़कों के साथ धेले का कनकौवे लूटते तुम्हें शर्म नहीं आती? 8वीं में पढ़ते हो, कुछ अपनी पोजीशन का भी तो ख्याल करो। एक ज़माना था जब 8वीं पास लोग नायब तहसीलदार, डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हो जाते थे। आजकल कितने ही मिडिलची अखबारों के संपादक हैं और तुम इनके साथ कनकौवे लूटने भागे जा रहे हो। माना कि तुम जहीन हो और कल को यह भी हो सकता है कि तुम मेरी ही जमात में आ जाओ या मुझसे आगे निकल जाओ। फिर भी यह ना समझना कि मुझे तुम्हें कुछ कहने का हक नहीं है। अब देखेंगे तजुर्बे का किस तरह से वो अपना तर्क देते हैं कि मेरे तजुर्बे का क्या अपने तजुर्बे के बारे में वह बड़े छोटे भाई को किस तरह से तर्क देकर समझाते हैं। भाई बोला, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। तुम मेरे तजुर्बे की बराबरी नहीं कर सकते। तुम चाहे MA DPhil और DLit क्यों न हो जाओ, पर समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती। हमारे दादा और अम्मा कोई अधिक पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी हम पढ़ो लिखों को समझाने का हक उनका है। भगवान न करे मैं बीमार हो जाऊं, तुम्हारे हाथ पाँव फूल जाएंगे। तुम दादा को तार करने के सिवा कुछ न करोगे, परंतु तुम्हारी जगह दादा हो तो बिल्कुल न घबराएं। वे खुद मर्ज पहचान कर इलाज कर लेंगे या डॉक्टर को बुलाएंगे। तुम तो महीने भर के खर्च का हिसाब किताब ही नहीं जानते, परंतु दादा ने हमारे खर्च से भी आधे में अपनी उम्र का बड़ा भाग नेकनामी से बिता दिया है। हमारे हेडमास्टर को ही ले लो, वह पढ़ा लिखा है, 1000 से भी अधिक पैसे कमाता है, किंतु उसका घर उसकी माँ ही चलाती हैं। इसलिए भाईजान, गुरूर को दिल से निकाल डालो। मैं तुझे बेराह न चलने दूंगा। यदि न माना तो थप्पड़ भी जड़ दूंगा। लेखक को बड़े भाई की यह नई युक्ति बहुत अच्छी लगी। वह उसके सामने झुक गया। उसे सचमुच लघुता का, अपने छोटे होने का अनुभव हुआ। बोला, आपको कहने का पूरा अधिकार है भैया। यह सुनते ही बड़े भाई साहब ने लेखक को गले से लगा लिया। बोला, मैं कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता मेरा छोटा भाई, मेरा भी जी ललचता है, पर क्या करूं, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं। तभी एक कटा हुआ कनकौवा ऊपर से गुजरा। बड़े भाई ने लपक कर उसे पकड़ लिया। वह बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़ा। लेखक भी पीछे पीछे दौड़ने लगा। तो यह तो इस पूरे कहानी का सारांश है। आज हम लोग पहले पार्ट में इस पूरे कहानी का सारांश ही पढ़ते हैं। अगले पार्ट में हम लोग कहानी को पढ़ेंगे।